जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे थॉमस हॉब्स के जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत को। हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों कि किस प्रकार से थॉमस हॉब्स अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुआ और उन परिस्थितियों से प्रभावित होता है तो वो परिस्थितियां उत्पन्न कैसे होती हैं, उनकी जो पीछे का कारण बताता है थॉमस हॉब्स, वो बताता है मनुष्य का स्वार्थ। तो इस समस्या जो ये मनुष्य का स्वार्थ यानी कि मनुष्य स्वभावतः जो है वो बताता है कि स्वार्थी है। इस वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है जो है मनुष्य के जीवन का संकट। अब ये थॉमस साहब से ये पूछा जाता है कि अब इसका समाधान बताइए। जो परिस्थितियां हुई उसका कारण बताया, उसका जो है उससे समस्याएं उत्पन्न हुई आपने वो बताया। अब ये बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है। हम जीवन के संकट, मनुष्य के सामने जो जीवन का संकट उत्पन्न हो गया उस समस्या को का हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो उसने बताया कि जो है एक है वह है निरंकुश राजतंत्र। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कि जिससे हम मनुष्य के जीवन की सुरक्षा कर सके, और कोई उपाय नहीं है। यानी कि यूँ कहें तो सारे दिल की दवा जो है वो सिर्फ एब्सोल्यूट मोनार्की है, इसके सिवाय कोई दूसरी उपाय नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जो है कि जैसे मेरा पैर दर्द करा, मेरा हाथ दर्द करा, मेरा सर दर्द कर रहा, तो डॉक्टर कहता है सिर्फ एक इसकी दवा है, वो है पेन किलर। पेन किलर आप खा लीजिए, सारे दर्द जो है दूर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से थॉमस हॉब्स भी कहता है कि इन सारी बीमारियों की सिर्फ एक दवा है, वो है एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि लेवियाथन, जिसे अपनी भाषा में वो कहता है लेवियाथन। अगर जो है लेवियाथन नामक जो है राजा की ऐसे प्रभुत्वशाली अगर शासक की नियुक्ति कर दी जाए लेवियाथन की तरह, तो जो है फिर जो है ये सारी समस्या का समाधान ये कर सकता है। अब यहाँ पर जो है ये प्रश्न उठा कि इस निरंकुश राजतंत्र यानी कि लेवियाथन की स्थापना होगी कैसे। तो उसने कहा कि इसके जो है तीन साधन हैं जो ये सिद्ध कर देते हैं कि इसकी स्थापना ही श्रेष्ठ है, और इसकी स्थापना होगी कैसे वो हम देख लेते हैं। तो वो कहता है कि अब जब जो है वो पहला इसका साधन बताता है, वो बताता है कि प्राकृतिक अवस्था, यानी कि अब जरा जो है, और दूसरा जो साधन बताता है वो बताता है प्राकृतिक कानून, और तीसरा बताता है वो सामाजिक समझौता। तो इन तीनों साधनों के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र यानी कि लेवियाथन की स्थापना होगी। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक अवस्था को। देखिए दोस्तों, जब मनुष्य पहले, इसलिए वो सबसे पहले क्या करता है, मानव का स्वभाव बताता है, और मानव स्वभाव को वो स्वार्थी बताता है। तो इस आधार पर वो कहता है कि अब जरा कल्पना करो कि उस अवस्था में जहां पर राज्य या जो है राज्य या कानून व्यवस्था ना हो, राज्य या कानून व्यवस्था ना हो, उस अवस्था में जस्ट इमेजिन, जरा सोचो उस अवस्था को कि वो अवस्था कैसी होगी जब मनुष्य का स्वभाव पूर्णतः स्वार्थी है। वो अपने हित के लिए किसी की दूसरे की संपत्ति छीन सकता है, किसी दूसरे की हत्या कर सकता है। तो इस अवस्था को जो उसने नाम दिया है वह है प्राकृतिक अवस्था। यानी कि इस प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग स्वतंत्र हैं। कोई जो है, एक यूं कहे कि एक जंगल की तरह होता है, जंगल राज्य की तरह होता है कि यहाँ पर सभी लोग स्वतंत्र हैं और कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, कोई भी किसी की जो है संपत्ति छीन सकता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसी अवस्था का नाम दिया है उसने प्राकृतिक अवस्था, ये बताने के लिए कि राज्य हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो वो कहता है कि अब जरा सोचो कि उस अवस्था में जहां पर राज्य होगा ही नहीं, उस अवस्था में यानी कि राज्य या समाज कुछ नहीं होगा, उस अवस्था में फिर क्या होगा। तो ये कहता है कि अवस्था, ये जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए लगातार जो है एक दूसरे पर अटैक करेगा, एक दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, एक दूसरे किससे जो है उनकी संपत्ति छीनेगा, यहाँ तक कि उसके परिवार को खत्म करेगा, यहाँ तक स्वयं उसे मारेगा, कोई उसे मारेगा, तो इस अवस्था जो उत्पन्न होती है इससे वो कहता है कि अराजकता उत्पन्न हो जाती है। और ये अराजकता की जो स्थिति होती है इसमें कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता, यानी कि सभी का सभी के खिलाफ युद्ध होता है। एक ऐसी स्थिति होती है कि किसी की ना तो संपत्ति की सुरक्षा हो पाती है और ना तो जीवन की सुरक्षा हो पाती है, सभी का सभी के खिलाफ होता है, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र हैं। यानी कि स्वतंत्रता
की अगर परिभाषा देखें तो स्वतंत्रता की ये जो है स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। तो एक जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो होती है स्वच्छंदता, यानी कि अपनी मर्जी से जो चाहे आप कुछ भी करें, किसी के साथ आप युद्ध करें, किसी की संपत्ति छीने, किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, कुछ भी करें, ये होती है जो है स्वच्छंदता। तो यहाँ की अवस्था जो होती है वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता ना कहें हम उसे, वो स्वच्छंदता की स्थिति होती है कि कोई किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि सभी का सभी के खिलाफ युद्ध होता है, इसमें कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये ऐसा समाज होता है कि जहां पर सही और गलत का कोई भेद ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई ये बताने वाला नहीं होता कि आपने गलत किया है या आपने सही किया है, यानी कि कोई संस्था नहीं होती, लोग आपस में एक अणु की भांति होते हैं, स्वयं अपने आप में ना तो उनका कोई परिवार होता है, ना समाज होता है, ना राज्य होता, कुछ नहीं होता। वो जो है एक पशु के समान होता है, जैसे जंगल में पशु विचरण करता रहता है, जो है इधर उधर आता जाता रहता है, और वो किसी जहां पर भी चाहता है वो चीज उठा लेता है, खा लेता है, या किसी को जो है मार देता है, इस तरीके की अवस्था होती है। तो वहां जो है सही और गलत के मध्य भेद खत्म हो जाता है। वहां उस अवस्था में, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में, ना तो न्याय की बात होती है ना अन्याय, क्योंकि न्याय और अन्याय तब होता है कि जब ये माना जाए कि कोई ये निर्धारित करने वाला हो कि आप न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं, तो हम इस अवस्था में पहुंचते हैं कि जो है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी हो ही ना, तो फिर न्याय और अन्याय का कौन निर्धारित करेगा? जैसे मान लो कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, और जो दो छोटे बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, इसका मतलब है कि उन दोनों में नैतिकता की भावना नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए लगातार लड़ रहे हैं। अब कोई बड़ा आकर के बताता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, उचित नहीं कर रहे हो, इस तरीके से, यानी कि कोई थर्ड आकर के कहेगा कि आप अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई थी ही नहीं, यानी कि राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था कुछ नहीं होती है। तो इसलिए न्याय और न्याय कुछ कोई फर्क नहीं होता, कोई किसी के साथ जो हम मारपीट करे, कोई किसी के साथ संपत्ति छीने, कोई किसी के परिवार को खत्म कर दे, तो इसमें जो है कोई फर्क नहीं होता, यानी कि ना तो अन्याय होता है, ना न्याय होता है, ना गलत होता है, ना सही होता है, कुछ नहीं होता। इस अवस्था का नाम दिया जाता है जो है, इसे वो कहता है प्राकृतिक अवस्था। इस अवस्था में जिस अवस्था में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो ताकतवर होता है, किसी को जो है दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, जो उसके जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उन्हीं को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे जिस प्रकार से जंगल में दोस्तों, जिस प्रकार से जंगल में राजा एक शेर होता है, क्योंकि वो पावरफुल होता है, उस पर पूरे जंगल पर राज चलता है, वो जब चाहे को मार दे या काट दे, तो ये अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसका जो है ये पूरी तरीके से जंगल का राज होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये अवस्था जो होती है माइट इज राइट वाली अवस्था, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहानी जो है इस अवस्था में होती है। इसे हम इस अवस्था को एक और नाम दे सकते हैं कि मत्स्य न्याय की स्थिति थी, यानी कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस अवस्था में ये होता है कि कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई न्याय या अन्याय करने वाली बात ही नहीं होती कि इसने न्याय किया अन्याय किया, क्योंकि कोई संस्था है ही नहीं कि निर्धारित करे कि ये न्याय किया है या अन्याय। तो ये अवस्था जो होती है, वो उस अवस्था में मनुष्य का जो जीवन होता है वो दोस्तों एकाकी होता है, यानी कि मनुष्य अकेला रहता है, वो एक पशु के समान है, जो है वो अकेला है, वो असहाय है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे होते हैं, कोई किसी का नहीं होता, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी नहीं होता। तो फिर जो है वो एकाकी होता है, अकेला होता है, कोई उसकी मदद नहीं करता, असहाय होता है, वो कुत्सित होता है, अर्थात निंदनीय होता है, वो उसकी जो है कोई सम्मान नहीं, कोई किसी का जो है ये नहीं, और वो जो होता है वो पाशविक होता है, यानी कि पशुओं की तरह होता है, वो इधर उधर विचरण करता रहता है, और जो भी चीज़ें मिल जाती हैं किसी की को जो हम मार करके छीन लेता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो जीवन होता है वो क्षणिक होता है। आज वो जो है घर से बाहर निकला, पता नहीं कि शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि जिस तरीके से जंगल में पशु के जीवन की सुरक्षा नहीं होती है, वो कब जिंदा है कब मर जाए कोई पता नहीं होता, ठीक यही अवस्था होती है प्राकृतिक अवस्था, जिसमें
जिसमें जो है ये सिद्ध कर देता है थॉमस हॉब्स कि जब ये राज्य व्यवस्था यानी कि कानून व्यवस्था ना हो तो उसमें जो है मनुष्य का जीवन जो होता है वो क्षणिक होता है। ये पूरी अवस्था को देखते हुए जो है थॉमस हॉब्स पहले ये समझाने का प्रयास करता है कि जब इसलिए लोग निरंकुश राजतंत्र की तरफ आते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की की स्थापना की तरफ तब आते हैं क्योंकि वो इस अवस्था को पहले वो झेल चुके होते हैं। फिर लोगों की समझ में आ जाता है कि अब इस तरीके से इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। अब लोगों को एक जो है मन में विचार उठता है कि क्यों ना हम अब शांति, जब इस व्यवस्था से लोग ऊब जाते हैं कि जीवन जो है कब खत्म हो जाए, कब न जो है आज कल ना रहे, इस तरीके की अवस्था से जब लोग काफ़ी ऊब जाते हैं तो क्या करते हैं कि लोग जो है धीरे धीरे आपस में जो है शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि जो है मैं आपकी संपत्ति को नहीं छीनूंगा, मैं आपकी हत्याएं नहीं करूंगा, बशर्ते आप भी जो है मेरे साथ वही व्यवहार कीजिए जो मैं चाहता हूं। जैसा जो है तो इसलिए वो कहता है कि अब इस अवस्था से लोग निकलने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, कुछ जो है कानून बनाते हैं, लेकिन जो कानून बनाते हैं वो स्वयं बनाते हैं, लोग आपस में मिल करके कानून बनाते हैं। ये वो कहता है इसे प्राकृतिक कानून, यानी दूसरा सेकेंड स्टेज हम देखें तो प्राकृतिक अवस्था इस तरीके की अवस्था होती है जिसमें मनुष्य का जीवन क्षणिक होता है, कब खत्म हो जाए वो असहाय होता है। तो इस अवस्था से निकलने के लिए, इस जीवन के संकट की समस्या से निकलने के लिए लोग आपस में समझौता करने का प्रयास करते हैं और जिसे वो कहता है थॉमस हॉब्स की जो है वो कानून का निर्माण करते हैं जिसे वो कहता है प्राकृतिक कानून। अब ये प्राकृतिक कानून जो होता है ये मनुष्य के विवेक द्वारा खोजा गया एक, थॉमस हॉब्स कहता है कि मनुष्य के विवेक द्वारा खोजा गया कानून है, यानी कि स्वयं ये आपस में व्यक्ति जो है उस व्यवस्था से ऊब करके फिर आपस में सलाह करते हैं कि हम जो है इस व्यवस्था से निकले और जो है शांति स्थापित करने का प्रयास करें। तो वो विवेक के द्वारा जो है कुछ नियम बनाने की कोशिश करते हैं, उसी नियम को ये कहता है प्राकृतिक कानून। अब थॉमस हॉब्स ने जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 19 कानून बताए हैं, लेकिन इन 19 कानूनों में उसको सारांश के रूप में वो तीन रूपों में प्रस्तुत करता है। यानी कि उसने कहा कि लोग उस अवस्था में जो कानून बनाते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो पहला जो है इसने बताया कि जो मेन है इन 19 में से जो 3 मेन है उसमें से पहला है कि लोग आपस में समझौता करते हैं कि शांति स्थापित कर, लोग आपस में जुड़ते हैं और ये कहते हैं जो है कि हमें शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम बहुत लड़ चुके या हमारी जीवन की सुरक्षा ही नहीं है। तो आपस में जो है यहाँ पर जो है तो हमें आपस में प्रयत्न करना चाहिए शांति स्थापित करने का। और फिर जो है वो दूसरा बताता है कि ये लोग जो है जब आपस में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर कहते हैं कि मैं अपने अधिकार को थोड़ा छोड़ता हूं, बशर्ते आप भी अपने अधिकार को छोड़ें। जो स्वच्छंदता की स्थिति है उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। तो यानी कि मैं जो है अपने पूरे अधिकार को जो है अपने अधिकार को कम कर रहा हूं, आप भी वैसा करने का प्रयास कीजिए ताकि एक समझौता हो जाए, कोई किसी की संपत्ति या किसी के जो है उसकी जो है हत्या ना करे, किसी के जान की किसी को जो है हत्या ना करे। ये सारी जो है चीज़ों को रोकने के लिए जो है अपने अधिकार को छोड़ना चाहिए। तो ये आपस में लोग सहमत होते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो हम आपस में जो समझौता कर रहे हैं उन समझौतों का हम पालन करेंगे। इसके माध्यम से वो कहता है कि कुल मिलाकर प्राकृतिक इस अवस्था से ऊब करके लोग प्राकृतिक कानून का निर्माण करते हैं और प्राकृतिक कानून जो होता है विवेक के द्वारा खोजा गया होता है, यानी कि उस समस्या का समाज के द्वारा हल निकालने का प्रयास किया जाता है। और ये जो है इसलिए लोग कहते हैं कि हमें शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और जो हमें अपना अधिकार मिल चुका था उस
अधिकार यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो हमें अधिकार मिले होते हैं, यानी स्वच्छंदता की स्थिति वाली, उसको जो है अपने अधिकार को छोड़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, बशर्ते दूसरा भी ऐसा करने के लिए तैयार हो। और इस समझौते को जो बनाया जाएगा तो हम आपस में मिलकर के उस समझौते का पालन करेंगे। तो ये अवस्थाएं जो होती है, अंत में वो कहता है कि इन तीनों का अगर सारांश देखा जाए तो वो कहता है इन तीनों का भी एक सारांश है। 19 से बताया 3 और 3 का एक बताता है। वो कहता है कि जो है लोग ये कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हों। इसका मतलब है कि जो है अगर हम जो है अपने प्रति दूसरे से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें दूसरे के प्रति भी दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तब भी जो है वो हमारा सम्मान करेगा, अन्यथा कोई हमारा सम्मान नहीं करने वाला है। अब यहाँ से लोग ये जो है आपस में समझौता करते हैं और समझौते के पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन थॉमस हॉब्स कहता है कि ये समझौते का पालन हो नहीं पाता। समझौते का पालन हो नहीं पाता वो इसलिए क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी नहीं होती है, कि लोग आपस में समझौता करते हैं। ये जो है तो समझौता जब जो है किसी के सामने नहीं होता, आपस में होता है, लोग आपस में मिल करके जो है समझौता किए होते हैं, तो उनको जो है लागू करवाने वाली कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। यानी कि समझौता हुआ तो अगर कोई समझौता तोड़ता है तो उस तोड़ने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए, और दंडित करने के लिए कोई संस्था है ही नहीं। तो इस वजह से वो कहता है कि इस प्राकृतिक कानून में लोग समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन वो समझौता चलता नहीं है। जैसे मेरे दोस्तों, जैसे शादी विवाह में जो है लोग जाते हैं शादियां करने, तो उसमें क्या होता है कि बारातियों को भी ले जाते हैं। तो बाराती वास्तव में क्यों जाते हैं, अगर देखा जाए तो वास्तव में बाराती किसी परंपरा की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि इन दोनों के मध्य अगर हुआ विवाद बढ़ जाता है या उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है वर और वधु दोनों में, तो उस दोनों परिवार में यानी कि एक वर पक्ष से और दूसरा जो है वधु पक्ष से, दोनों के पक्ष में अगर कहीं विवाद उत्पन्न हो जाए तो ये सारे जो है बाराती जो गए होते हैं, उनके रिश्तेदार जो गए होते हैं, उनसे मिल करके जो है फिर ये आपस में समझौता करवाया जाए कि जो है वो उसकी गवाह के रूप में काम करेंगे और उसकी मदद करेंगे उसको समस्या को सुलझाने में। यानी कि एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से इसकी परंपरा की शुरुआत हुई। आगे मान लो कि आज के समय में अब लव मैरिज भी होने लगी। जैसे प्राचीन भारत में एक विवाह, 8 प्रकार के विवाह भारत में प्राचीन समय में बताए गए थे, उनमें एक थी गांधर्व विवाह। तो गांधर्व विवाह का आज जो आधुनिक नाम है उसे हम कहते हैं लव मैरिज। तो इस विवाह में भी अगर देखा जाए तो आपस में लोग समझौते करते हैं, यानी कि दोनों, यहाँ तक कि समझौते इस कदर से करते हैं जो यानी कि जो लड़की और लड़का जो है आपस में समझौते जो करते हैं वो इस कदर से होता है, वो प्रेम के इतने वशीभूत होते हैं कि कुछ भी जो है करने के लिए तैयार रहते हैं, उसकी यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस अवस्था में जब इन दोनों के मध्य इतनी प्रेम होने के बावजूद जो है ये इस तरीके की अवस्था उत्पन्न हो जाती है दोनों में, यहाँ तक कि लोग जो है ईश्वर से भी ज़्यादा उसको मानने लगते हैं। इस अवस्था में भी कहते हैं कि हम जो है अगर इतना प्रेम बढ़ जाता है, ये भगवान की तरह उसे मानने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिल को सुकून देता है चेहरा तुम्हारा, ये आंखें हैं हमारी आईना तुम्हारा, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, हम तो कहते हैं कि चांद टुकड़ा है तुम्हारा। यानी कि प्रेम इस कदर भी होता है तो भी जो है इसमें क्या किया जाता है कि हमें जो है वो लोग क्या करते हैं, फिर मंदिर में भगवान के सामने भी शपथ लेते हैं। यानी कि आपस में लोग दोनों जो है शपथ लेते ही हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो हम मंदिर में भी जाते हैं शपथ लेते हैं, भगवान के सामने कसम भी खाते हैं। इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ रही है यहाँ। यानी कि ये मानते हैं कि हमारे बीच अगर किसी प्रकार से, चाहे वो लड़के की तरफ से जो है उसका उल्लंघन किया जाए समझौते का, चाहे लड़की की तरफ, तो एक पार्टी जो होगी वो होगी ईश्वर। जो है ईश्वर के सामने ये कसम खाते हैं जो है कि हम में से अगर कोई इस समझौते को तोड़ेगा तो ईश्वर जो है, या देखना प्रभु ये जो है हमारी मदद करना, इसको दंडित करने
किया, यानी कि हम सब इसके सामने कसम खाते, यानी कि दोस्तों उस समझौते जो आपस में दोनों के पक्ष दोनों में हुए होते हैं, उन समझौते का पालन करवाने के लिए तीसरे की जरूरत पड़ी। अब यहाँ आज के समय में अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज के समय में भगवान पर भी उतना जो है लोगों के मन में भय फिर बना रहता है, जहाँ तक जो है लड़की पक्षों की कमजोर ज्यादा वही रहती है। तो इस वजह से वो जो है उन पर भी भरोसा ना करके कहते हैं जो है कि इसके लव मैरिज में जो है ज़्यादातर जो है भले ही मंदिर में भगवान के समक्ष कसमें खाई गई हो, लेकिन इसके बावजूद जो है कोर्ट मैरिज होनी चाहिए, कोर्ट मैरिज। इसका मतलब है कि अब लोगों को जिस लोगों को जो है भरोसा किस पर है, कोर्ट पर। कोर्ट किसका अंग है, शासन का अंग है। शासन व्यवस्था किसकी अंग है, राज्य का अंग है। राज्य मेन रूप से चार से मिलकर बनता है, संप्रभुता जो है जनसंख्या, निश्चित भूभाग और जो है शासन। तो शासन से के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट जो होती है वो शासन का अंग होती है, न्यायपालिका। तो लोग कोर्ट में शादियां क्यों करने जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मनुष्य, यही हाफ समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य स्वार्थी है जब तक इसकी इच्छाएं अनंत होती है। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि मनुष्य का जो स्वभाव बताता है वो यही स्थापित करता है, यही सिद्ध करने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो होता है स्वभावतः स्वार्थी होता है, उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। वो कितनी भी कसमें क्यों ना खा ले, वो कसम तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, यानी कि उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति हो जाने पर वो उसी पर टिका, पूरी उम्र टिका नहीं रहता, दूसरी इच्छाओं की तरफ बढ़ जाता है। तो इस वजह से अगर इस समझौते को चलाना है तो उसके लिए कोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कोर्ट की जरूरत पड़ी, तो इस कोर्ट की जरूरत की वजह से इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपस में हम समझौते चाहे जितना भी कर ले, लेकिन वो समझौते चलेंगे नहीं। वो चलते कब हैं, जब तक उन समझौतों को पालन करवाने वाली कोई बाध्यकारी शक्ति ना हो। तो इस वजह से वो कहता है कि ये प्राकृतिक अवस्था के बाद लोग आपस में समझौता तो करते हैं, लेकिन वो समझौता चलता नहीं है। आगे वो कहता है कि जब लोग आपस में समझौता करके देख लेते हैं वो समझौते का पालन हो नहीं पाता, फिर लोग ये कहते हैं कि अब थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, कि जो है अब ये कहते हैं कि अब लोग आपस में समझौता करेंगे और उस समझौते का पालन करवाने के लिए फिर एक नई संस्था का निर्माण करेंगे, जो होगी राज्य नामक संस्था, जिसे वो थॉमस हॉब्स कहता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, इसका मतलब है कि वो राज्य को कहता है कॉमनवेल्थ, यानी कि अब समझौते का पालन करवाने के लिए जो प्राकृतिक कानून में समझौते का पालन हो नहीं पा रहा था, वो उसको पालन करवाने के लिए बताता है कि अब समझौते का पालन करवाने के लिए राज्य नामक संस्था की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी होती है। अब इस समझौते के द्वारा जो है राज्य का निर्माण किया जाता है। तो जब ये कहता है थॉमस हॉब्स कि अगर ये लोग जो है मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी ना हो करके जो है सद्गुणी होता, तो ये समझौते चलते रहते हैं। इसमें अगर ये जो सद्गुणी होता तो समझौते आपस में चलते रहते, तो उसमें कोई जरूरत नहीं थी राज्य के निर्माण की। लेकिन जब इसका स्वभाव स्वार्थी है तो उसका स्वार्थ जब बढ़ता ही रहेगा तो समझौते का पालन वो करने वाला नहीं। तो मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके स्वभाव को नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। तो इस वजह से वो कहता है कि हमें कॉमनवेल्थ की जरूरत पड़ती है। हमने देख लिया कि कैसे जो है फिर समझौते टूटते हैं, इस वजह से हमें थर्ड की जरूरत पड़ती है, निरंकुश राजतंत्र की। ये कहता है कि राजतंत्र तो स्थापित होता लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होता। तो
पहले से भी इंग्लैंड में राजतंत्र चल रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं, ये कह रहा है एब्सोल्यूट होनी चाहिए। उसके समान निरंकुश का मतलब है कि जिस पर कोई अंकुश ना हो, ऐसी शासन व्यवस्था कोई उसका मुकाबला ना कर सके, इतनी पावरफुल होनी चाहिए वो। तो यहाँ पर ये कहता है कि इसमें जब समझौते करते हैं नहीं चल पाता, तो लोग आपस में फिर समझौते करके ये कहते हैं कि मैं अपनी इस शक्ति को, आपस में फिर समझौते करते हैं, यानी कि एक समाज हो गया, ये सारे व्यक्ति हो गए, आपस में समझौता किए और समझौते करके जो है एक लेवियाथन को जो है, यानी कि एक निरंकुश राजतंत्र को, एक राजा को अपनी शक्तियां सौंपते हैं। लोग आपस में समझौता करते हैं कि मैं अपने अधिकार जो है इस व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों की सभा को देता हूं, बशर्ते आप भी अपने अधिकार इसे दें, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे या हम नहीं देंगे तो इससे शांति व्यवस्था या जीवन के संकट की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए लोग अंतिम रूप में अपनी सारी शक्तियां या अपने सारे अधिकार किसको सौंप देते हैं, इस राज्य नामक संस्था को, जिसे वो कहता है कॉमनवेल्थ। और इस राज्य नामक संस्था में यानी कि वो क्या होगी, निरंकुश राजतंत्र। दोस्तों यहाँ पर थॉमस हॉब्स राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया। आज हम राज्य और सरकार में अंतर कर रहे हैं। यहाँ पर जो हीगल से पहले जितने भी विचारक हैं वो राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं करते। तो यहाँ पर जो ये राज्य या राजा की जो उत्पत्ति होती है वो समझौते के द्वारा होती है, ये स्पष्ट करता है थॉमस हॉब्स। यानी कि इस व्यवस्था से ऊब करके फिर लोगों ने आपस में समझौता किया और ये कहा कि हम सब मिल करके जो है अपने अधिकार छोड़ते हैं, इस व्यक्ति को देते हैं, ये हम पर शासन करेगा और हमारे बीच जो भी समझौते होंगे उनका ये पालन करवाएगा। तो इसलिए अंतिम रूप में जो है यही कहता है थॉमस हॉब्स कि ये तब तक नहीं चल पाते जब तक जो है ये स्वयं लोग ये स्वीकार करते हैं कि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे, यानी कि उस राज्य या शासन व्यवस्था के आदेश जो उसके होंगे वो पालन करेंगे। एक जो है शब्दों में उसको प्रकट करता है थॉमस हॉब्स कि ये समझौते तब नहीं चलते, यानी कि जो है तलवार के बिना पर संविदाएं शब्द मात्र होती हैं, क्योंकि अगर तलवार का मतलब है पावर, यानी कि बाध्यकारी जब तक ना हो तब तक कोई भी चाहे समझौता कर लिया जाए, चाहे कोई कानून बनाया जाए, वो कानून या संविधान समझौते तब तक नहीं चल सकते जब वो शब्द मात्र होते हैं। वो कहने के लिए तो हम बना लेते हैं लेकिन वो चलता नहीं है। अगर जब तक उसको लागू करवाने वाला कोई व्यक्ति या बाध्यकारी जो हो, उन व्यक्तियों पर कोई बाध्यकारी शक्ति ना आ जाए तब तक वो समझौते चल नहीं सकते हैं। इस वजह से लेवियाथन यानी कि राज्य की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से लोगों ने आपस में समझौता किया और अपनी शक्तियां राजा को सौंप दी, कि अपने अधिकार सारे राजा को सौंप दिए, राज्य को सौंप दिए। इससे जो है कॉमनवेल्थ नामक संगठन की उत्पत्ति होती है और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है। अब यहां से हम देखें कि कुछ विशेषताएं सामाजिक समझौते सिद्धांत की निकलती हैं। पहली विशेषता क्या है कि यहाँ समझौता एक साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों होता है। दोस्तों ये कहता है प्राकृतिक अवस्था में ना तो कोई समाज था ना ही राज्य था। तो जब समाज नहीं था, राज्य नहीं था, तो लोगों ने आपस में समझौता किया है। यानी कि देखिए दोस्तों, समझौता जो होता है अमूमन जो समझौता होता है दो पक्ष में होता है। एक पहले के इसके जितने भी विचारक थे वो ये बताते थे कि जो समझौता होता है वो जनता में और शासक में होता है। तो जब जनता और शासक में होता है समझौता, तो एक पक्ष शासक होता है, दूसरा पक्ष जो है जनता होती है। यहाँ पर यह कह रहा है कि जनता ने आपस में समझौता किया है, ना कि राजा ने। तो यहाँ से लोग आपस में एक समझौता करते हैं, एक समझौता करते हैं और उस समझौते से ही समाज का निर्माण हो जाता है और जो है उसी से राज्य का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक समझौता होता है, एक ही समझौते से लोग समाज का निर्माण कर लेते हैं, आपस में जो है समझौता करके हम सब जो है इसके आदेशों को मानेंगे और अपनी सारी शक्ति उस राज्य में सौंप देते हैं जो उसे कॉमनवेल्थ कहता है।
और दूसरा जो है इसकी विशेषताएं ये निकल करके आती हैं कि समझौता जो होता है वो सभी के मध्य होता है, शासक व शासित के मध्य नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जो लोग आपस में समझौता कर रहे हैं वहाँ ये दोनों नहीं कर रहे। अब तक जो 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 इसके पहले जो होती थी वो शासक और शासित के मध्य होती थी, जैसे शासनात्मक जो है समझौता कहा जाता था, उसे हम सामाजिक समझौता नहीं कह सकते थे, क्योंकि समाज का निर्माण उससे नहीं होता था। समाज का निर्माण पहले से ही हुआ होता है, केवल राज्य का निर्माण किया जाता था। यहाँ ये कह रहा है कि जो है शासित के मध्य होता है, इसके मध्य नहीं होता। यानी कि इससे जो निर्माण होता है वो समाज का निर्माण होता है, न कि राज्य का निर्माण। यहाँ पर यह कहता है कि समझौते की उत्पत्ति, शासक जो होता है वो समझौते की उत्पत्ति है, वो भागीदार नहीं है। यानी कि लोग समझौता आपस में किए हैं, ना कि शासक ने लोगों से किया है। इस वजह से इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा। दोस्तों ये जानता था कि अगर मैं इन शासक को अगर मैं इसमें भागीदार बना दूं तो ये निरंकुश कहाँ हो पाएगा। यानी कि दो पक्ष अगर समझौता करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ वो उसे देने के लिए राजी होता है, कुछ वो उसे देने के लिए राजी होता है, तब जाकर के समझौता होता है। ये कहता है कि ये समझौते का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि ये इस पर तो अगर ये पालन नहीं करेगा, अगर भागीदार रहेगा पालन नहीं करेगा तो निरंकुश कहाँ हो पाएगा, तो उस पर जो है नियंत्रण रखा जाएगा। ये कहता है जब इसका पार्ट, इसने कहा कि अब इसको इसका पार्ट बनाया ही ना जाए, क्योंकि ये पार्ट बन जाएगा तो फिर निरंकुश नहीं हो पाएगा। तो कभी जो है जनता उसके विद्रोह करेगी, फिर वही समस्या उत्पन्न होगी जो यहाँ पर हो रही थी। इसी समस्या का तो वो समाधान निकाल रहा था, तो इस वजह से उसने उसका पार्ट बनाया ही नहीं उनको। आगे वो कहता है कि शासक समझौता, हाँ, जो है शासन की सत्ता जो होती है वो पूरी तरीके से निरंकुश होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि सारे अधिकार जो है व्यक्तियों ने उस पार्टिकुलर थर्ड पार्टी को सौंप दिया, जिसे वो कहता है कॉमनवेल्थ। इसमें जब सौंप देते हैं तो उसे जो है वो पूरी तरीके से निरंकुश हो जाती है, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। और दोस्तों इसके खिलाफ जनता को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो भी आदेश देगा उसका पालन करना ही जो है सबके लिए बाध्यकारी होगा। उससे कोई उसके आदेश का पालन करने से जो है पीछे नहीं हट सकता। अगर वो हट रहा है तो उसको जो है पालन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो कॉमनवेल्थ की है। उसकी वो हत्याएं भी कर सकता है, उसे दंड भी दे सकता है, उससे जो है उसे बहुत प्रकार की जो है यातनाएं दे सकता है। यानी कि वो समझौते का पालन करवाने के लिए उसके पास जो है बहुत सारी शक्तियां हो जाती हैं, उसके खिलाफ प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। यानी कि लोग इससे भी नहीं करते, क्योंकि ये कहता है थॉमस हॉब्स कि लोग इससे भी नहीं करते क्योंकि एक बार समझौता करने से, एक बार समझौता टूटने से, अगर राज्य के साथ समझौता टूट जाता है तो इसका मतलब समाज की मध्य समझौता अगर टूट जाता है तो हम फिर किस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस प्राकृतिक अवस्था में, उस दयनीय अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके की अवस्था बनती है। तो इस वजह से लोग जो है समझौते को तोड़ते भी नहीं हैं। इसने बीच की स्थिति रखी ही नहीं, या तो आप उस पार्टिकुलर निरंकुश शासक के अधीन हैं और या तो फिर आप उसके निरंकुश शासन को स्वीकार नहीं कर रहे, उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप सब जो फिर उसी अराजकता की स्थिति में जाना चाहते हैं जहां पर पहले शुरुआती दौर में इसने बताया कि वो होती है अवस्था। इसने केवल जो है शासक को के खिलाफ एक रूप में विरोध करने का अधिकार लोगों को दे दिया है। वो है कि अगर ये शासक, जिसके लिए राज्य की यानी कि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ही ये जब संगठन बनाया गया है, तो अगर ये उस आत्मरक्षा के अधिकार को यानी कि उसके जीवन को ही सुरक्षित ना रखे तो क्या ये संस्था बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि अगर मान लो राजा ही किसी की हत्या करने लगे, ऐसे बड़े पैमाने पर जो है हत्याएं करवाने लगे, तो फिर क्या होगा, जबकि इसीलिए तो हम इतनी जो है संरचना खड़ी कर रहे हैं कि जीवन की सुरक्षा करेगा। इस वजह से ये संरचनाएं पूरी ढांचे खड़े हुए, अब ये ढांचा जब बन गया, अब मान लो ये ढांचा काम ही ना कर रहा हो
तो फिर क्या होगा? तो उसने कहा कि उसकी जगह जो है उसको उस शासक के विरुद्ध जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। अगर वो जो है उस जनता को जो है उसको जल नहीं पीने दे रही, खाना नहीं खाने दे रही है, यहाँ तक कि उसकी जो है अंग भंग कर रही, ऐसी अवस्था में यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग भी नहीं करने दे रही है, तो ऐसी अवस्था में राज्य को, व्यक्तियों को जो है राज्य के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस प्रकार से वो ये सिद्ध कर देता है कि निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता होती है। बिना निरंकुश राजतंत्र के साधन के हम इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। तो उसने सबसे पहले बताया कि प्राकृतिक कानूनों के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, इसको सिद्ध करने के लिए फिर प्राकृतिक कानूनों का वर्णन करता है, अंत में वो सामाजिक समझौते के द्वारा जो है जो है लेवियाथन नामक महान शासक को उत्पन्न करता है, जो सारी व्यवस्था को नियंत्रित करे और व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा प्रदान करे। यही जो है उसका उद्देश्य होता है। यहाँ वो अंतिम रूप में अपना निष्कर्ष दे देता है। तो दोस्तों इसमें कुछ और टॉपिक्स भी बच रहे, लेकिन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इस वजह से दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।